ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो देखो, हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे कि ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो अब हम लोग ट्रांसलोकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर आप लोग क्लास 7 में फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स में किसका फॉर्म में स्टोर्ड है, स्टार्च का फॉर्म में। ठीक है, मतलब जब ग्लूकोज बहुत सारा कंबाइन हो जाता है ना, तो वो कंबाइन होकर स्टार्च फॉर्म करता है जो कि प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। अब देखो, ये जो स्टार्च है, अब इस स्टार्च को तो थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये जो स्टार्च है ये जैसे कि स्टोर्ड फॉर्म है, तो इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए वाटर में सॉल्यूबल होना पड़ेगा। अगर वो वाटर में सॉल्यूबल होगा ही नहीं तो वो तो ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो स्टार्च है ये सुक्रोज सॉल्यूशन का फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप लोग पूछेंगे ये सुक्रोज है क्या। तो देखो, ये जो सुक्रोज है ये फॉर्म होता है जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। अब आप पूछेंगे फ्रुक्टोज क्या है, तो फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज के तरह ही एक मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक साथ कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है सुक्रोज, ठीक है। और ये जो सुक्रोज है ये वाटर में सॉल्यूबल है। तो ये जो स्टार्च था, ये स्टार्च सुक्रोज सॉल्यूशन का फॉर्म में थ्रू आउट द प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। हम लोगों को पता है कि ये जो फ्लोएम है ये फूड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये फ्लोएम के जरिए टू ऑल द पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और इसी को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। यहाँ पे सॉल्यूट्स फूड को बोला जा रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो अब रूट से वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। तो देखो, ये रूट्स का एक स्ट्रक्चर है। तो रूट्स में जनरली क्या होता है, दिस वन इज़ द मेन रूट, ठीक है, ये मेन रूट है। और ये सब जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं इसको लैटरल रूट बोला जाता है। और यहाँ पर जो फर्दर आप ब्रांचेस देख रहे हैं दिस वन, इसको बोला जाता है रूट हेयर्स, ठीक है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये रूट हेयर एक्चुअली में कैसा है, दे आर द यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप लोग देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ठीक है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं दिस वन इज द रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर है, यहाँ पर ये जो आप सेल्स देख रहे हैं दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स मतलब जो आउटर लेयर में पाया जाता है। तो रूट्स का जो आउटर लेयर में जो सेल्स है उसी का एक इलोंगेशन होता है जिसको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो सेल्स है इसका जो आउटर पार्ट है दैट वन इज द सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके, दिस वन इज द न्यूक्लियस। तो ये था रूट हेयर का स्ट्रक्चर। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो रूट हेयर है इसका बहुत सारा ऐसा फीचर्स है जिसके कारण ये वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैसे करता है, तो देखो, ये रूट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जैसा कि रूट हेयर बहुत सारा होता है तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो रूट हेयर है इसमें सेल सैप का कंसेंट्रेशन हाई रहता है, ठीक है। सेल सैप मतलब, सेल सैप मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, रूट का सेल्स में भी पाया जाता है। तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, उसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स, ये सब पाया जाता है। तो जैसा कि रूट हेयर में ये सेल सैप का कंसेंट्रेशन हाई है, इसका मतलब क्या कि उसमें वाटर कंसेंट्रेशन कम है। और अगर वाटर कंसेंट्रेशन कम रहा अंदर की तरफ तो वाटर क्या करेगा, बाहर में सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो रूट के अंदर जाने का ट्राई करेगा। क्योंकि देखो, वाटर का हमेशा टेंडेंसी रहता है वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। देखो, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस वन, ये जो बैरियर देख रहे हैं दैट इज़ द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर। तो ये जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल मतलब ये सारा सब्सटेंस को अलाउ करेगा पास होने के लिए,
ठीक है, मतलब ये सभी सब्सटेंस को अलाउ कर, आप देख सकते हो दीज आर द सब्सटेंसेस जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। तो ये सभी सब्सटेंसेस पास कर सकता है सेल वॉल को। बट आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस बैरियर, ये है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब ये बस कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करेगा, लाइक द वाटर, ये सिर्फ वाटर को ही अलाउ करेगा अपने से पास होने के लिए। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स, आप मान लीजिए कि दिस वन इज़ द वाटर पार्टिकल्स, तो आप देख सकते हैं ये बस वाटर पार्टिकल्स ही पास हो पा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो वाटर पार्टिकल्स है, इसका जो कंसेंट्रेशन है वो सॉइल में बहुत ज़्यादा है, बल्कि रूट हेयर के अंदर ये बहुत ही कम है वाटर। तो इसीलिए वाटर क्या होता है, बाहर का जो हायर कंसेंट्रेशन है वाटर का, उससे वो रूट हेयर के अंदर जाता है जिसमें वाटर का लो कंसेंट्रेशन है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये हम लोग अभी देखेंगे। ये जो प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ से एक और टर्म एराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अब देखो डिफ्यूजन मतलब कोई भी पार्टिकल्स जो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जा रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को। ओके, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफ्यूजन का। जैसे कि सपोज अगर मान लीजिए कि आपके किचन में कुकिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो किचन से जो कुकिंग का जो स्मेल है वो थ्रू आउट अदर रूम्स में भी जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन स्मेल का कहाँ पर है, किचन में। वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से रूम सब में जा रहा है जहाँ पे स्मेल का लो कंसेंट्रेशन था। तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोल सकते हैं। बट ऑस्मोसिस वो नहीं है। ऑस्मोसिस क्या है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो एक और टर्म एराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब कोई सब्सटेंसेस अपने लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जा रहा है यूजिंग एनर्जी। अब देखो कोई भी सब्सटेंस तो अपने लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में तो नहीं जा सकता ना, तो अगर वो जाता है तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और तभी वो जा पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिस वन इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सब जो स्मॉल पार्टिकल्स है ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये जो एरिया है दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है ये आप मान लीजिए रूट हेयर के अंदर का एरिया है। ठीक है, जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है बल्कि सेल सैप का कंसंट्रेशन हाई है। ये सब बिग पार्टिकल्स को आप मान लीजिए सेल सैप। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि सेल सैप का कंसंट्रेशन हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन लो है, और ये रीजन को आप मान लीजिए आउटर रीजन जो कि सॉइल का हो। ठीक है, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन है, तो ये वाटर क्या कर रहा है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ द ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो बॉक्स पार्टिकल्स आप देख रहे हैं दीज आर द मिनरल्स। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मिनरल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो बॉक्स पार्टिकल्स है इसे हम लोग ले लेते हैं मिनरल्स, और ये आउटर रीजन है रूट हेयर का, मतलब दिस वन इज द सॉइल। अब सॉइल में मिनरल्स का कंसेंट्रेशन एज कम्पेयर टू रूट हेयर कम होता है। रूट हेयर के अंदर मतलब रूट्स में मिनरल्स का कंसेंट्रेशन हाई है और बाहर में ये कम है, तो फिर भी उसे बाहर से तो एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा क्योंकि मिनरल्स प्लांट्स के लिए ज़रूरत है फॉर देयर प्रॉपर लाइफ साइकिल। तो इसी के कारण ये जो पार्टिकल्स है ये अंदर तो जा रहा है पर ये एनर्जी का यूज़ करके जा रहा है, और इसी को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखो अब ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स है ये क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। जैसा कि रूट में एक प्रेशर क्रिएट होते रहेगा ना, अगर रूट मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते जा रहा है तो रूट में एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल है ये अपवर्ड मूव करने लगेगा प्लांट्स में। इसी को बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। ओके, तो ये जो अपवर्ड मूव कर रहा है इसी को बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। अब हम लोग आ जाते हैं एक नए टर्म में,
हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिए, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिए। अब एक नया टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जिसमें सेम वाटर का फिर से इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो ट्रांसपीरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर। जब वाटर प्लांट से लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब जो प्लांट का पार्ट्स हम लोग को विजिबल है, थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। लीव्स का जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, ओके। और ये स्टोमाटा के जरिए ये वाटर जो है वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आप देख सकते हैं ये लीफ है, यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है। अब देखो ये ट्रांसपीरेशन का एक फ़ायदा है कि इस ट्रांसपीरेशन के कारण एक ट्रांसपीरेशनल पूल क्रिएट होता है। ट्रांसपीरेशनल पूल मतलब देखो जैसा कि वाटर क्या हो रहा है, रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये वाटर फिर अपवर्ड मूव कर रहा है और फिर वो क्या हो रहा है, लीफ के जरिए रिमूव हो जा रहा है। तो इससे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर रह जा रहा है, मतलब यहाँ से फिर लॉस होगा और वो फिर रूट से एब्जॉर्ब होगा, ओके। तो यहाँ पर एक सक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है जिस फोर्स के कारण फिर से वाटर एब्जॉर्ब हो पा रहा है। अब देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले जो है सनलाइट। डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट रहता है, जैसा कि सनलाइट प्रेजेंट है तो हीट भी रहेगा और उसी के कारण ट्रांसपीरेशन जो है वो फास्टर रहता है इन केस ऑफ डे टाइम। टेम्परेचर, अगर देखो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई है तो वाटर फास्ट इवापोरेट करेगा, और अगर वाटर फास्ट इवापोरेट कर रहा है इसका मतलब ट्रांसपीरेशन फास्ट हो रहा है। विंड, देखो ट्रांसपीरेशन इज मोर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग फास्टर। अगर विंड बहुत ही फास्ट ब्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एयर से जो वाटर वेपर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है, ठीक है। और इसके कारण मैक्सिमम वाटर वेपर फिर आ पाएगा एयर में थ्रू ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अब देखो अगर एयर जो है वो ज़्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा तो ट्रांसपीरेशन तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ये ट्रांसपीरेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द कूलिंग इफेक्ट। देखो ट्रांसपीरेशन क्या है, एक तरह का इवापोरेशन है फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो ये जो इवापोरेशन हो रहा है, ये इवापोरेशन जब होता है तो वाटर क्या करता है, प्लांट से भी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इससे प्लांट को क्या होगा, एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी। अब देखो जैसा कि ट्रांसपीरेशन होते रहेगा तो रूट क्या करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करते रहेगा। पर अगर ट्रांसपीरेशन नहीं हो, ठीक है, ट्रांसपीरेशन अगर नहीं हो तो जो रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब्ड है वो वैसे ही रह जाएगा, जिसके कारण वो जो सैप है, सेल सैप जो प्रेजेंट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वाटर के साथ वो घुल जाएगा और फिर मोर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन ज़रूरी है ताकि मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए और सेल सैप का कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके, ठीक है। अब हम लोग कुछ वाटर का यूजेस देख लेते हैं। तो वाटर देखो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है, फूड प्रोडक्शन में मदद कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और कूलिंग में मदद कर रहा है। जैसा कि हम लोग देखें जब वाटर इवापोरेट होता है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, जिसके कारण वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द मिनरल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। अब मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो मिनरल्स क्या है, एक्चुअली मिनरल्स कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस एलिमेंट से बना हुआ है, उसी एलिमेंट्स को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। अब ये मिनरल्स प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं रहे तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं बन पाएगा और उससे प्लांट अपना प्रॉपर लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये दो प्रकार के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम क्वांटिटी में ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ रोल दिया गया है न्यूट्रिएंट्स का, ओके। सबसे पहले देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में पाया जाता है, ठीक है, जितना भी प्रोटीन्स है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अगर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो, मतलब नाइट्रोजन अगर ठीक से प्लांट को नहीं मिले तो उसके कारण क्या हो सकता है, येलोइंग ऑफ लीव्स, व्रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स, ओके। सेकेंड इज द फॉस्फोरस।
अब देखो फॉस्फोरस जनरली सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोरस पाया जाता है। तो अगर वो प्रॉपरली नहीं मिले तो उसके कारण क्या होगा, पर्पल एंड रेड स्पॉट्स ऑन द लीव्स, डिले इन सीड जर्मिनेशन। थर्ड इज़ द पोटेशियम। देखो पोटेशियम जो है वो स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करता है। तो अगर वो नहीं रहे तो प्लांट में ट्रांसपीरेशन कम जाएगा, क्योंकि स्टोमाटा के जरिए ही ट्रांसपीरेशन हो रहा है, और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि कम अमाउंट में पाया जा रहा है, मतलब जो कम अमाउंट में ज़रूरत है। उसमें क्या आ जाता है, आयरन। आयरन भी सेम कुछ प्रोटीन्स में पाया जाता है। अगर आयरन की कमी हो तो फिर येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगा। मैंगनीज, वो कुछ एंजाइम्स में पाया जाता है। एंजाइम्स कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शंस करने में मदद करता है। ओके, प्लांट्स को रिएक्शंस, प्लांट्स के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहा है उसको करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स में मैंगनीज पाया जा रहा है, अगर वो नहीं रहे तो येलोइंग ऑफ लीव्स विद ग्रे स्पॉट्स। सेम नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है वो कुछ हार्मोन्स में पाया जाता है प्लांट्स का, और एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। तो अगर वो नहीं रहे तो क्या क्या देखने को मिलेंगे, डी शेप्ड लीव्स, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होगा, येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। ओके, तो इसी से हम लोग का ये चैप्टर पूरा फिनिश्ड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।